Welcome, good morning all of you. Today we are going to start class 10th subject SST geography part, chapter number 4 agriculture. Topic is भूदान ग्रामदान. देखिए हम चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे. आज हम पार्ट नंबर 5 पर डिस्कस करेंगे और टॉपिक है भूदान ग्रामदान. क्या है भूदान ग्रामदान, उसके बारे में देखिए. महात्मा गांधी डिक्लेयर विनोबा भावे एज इज द स्पिरिचुअल हेयर. महात्मा गांधी ने विनोबा भावे ही आल्सो द प्रैक्टिसाइड इन द सत्याग्रह एज वन ऑफ द फॉरमोस्ट ऑफ द सत्याग्रह. देखिए महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को, जिन्होंने सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रह की तरह भाग लिया था, को अपना क्या है कि एक आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था. ही वॉज वन ऑफ द वेटरन्स ऑफ द गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्राम स्वराज. यानी कि उनकी एक धारणा थी, क्या थी कि वे गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में गहरी क्या है एक आस्था रखते थे. आफ्टर गांधी जी मर्त्यनम्स विनोबा भावे undertook पद यात्रा टू द स्पीड. गांधी जी's मैसेज कवर्ड ऑलमोस्ट द इंटायर कंट्री. अर्थात हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की यानी पद यात्रा की थी, पैदल यात्रा की थी. अब देखिए उस पद यात्रा का एक सीन. वंस व्हेन ही वाज डिलीवरिंग ए लेक्चर एट द, एक स्थान का नाम है पोचमपल्ली इन आंध्र प्रदेश. सम पुअर लैंडलेस विलेजर्स डिमांडेड सम लैंड फॉर देयर इकोनॉमिक वेल-बीइंग. विनोबा भावे कुड नॉट promise it to them immediately but ensured them to talk to the government of India regarding provision of land for them if they undertook cooperative farming. अब देखो उसमें क्या होता है. तो कुछ भूमिहीन गरीब जो ग्रामीण थे, जब एक बार यात्रा कर रहे थे, कहाँ से, जैसे आंध्र प्रदेश के गांव है, उस गांव का नाम है पोचमपल्ली में. जब ये बोल रहे थे तो कुछ जो लैंडलेस जो फार्मर थे, भूमिहीन जो व्यक्ति थे, तो उसने गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि ग्रामीण कुछ जो है ना कुछ भूमि मांगी. तो विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वादा तो नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि हाँ मैं ये आश्वासन जरूर देता हूँ आपको कि मैं गवर्नमेंट से बात करूंगा और सहकारी खेती करने के लिए आपसे कहूँगा कि आप सहकारी खेती कराएं. अब क्या हुआ अचानक, देखिए सडनली अब वहाँ एक व्यक्ति थे, उसका नाम था श्री रामचंद्र रेड्डी. स्टूड अप, यानी अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी क्या हुए, खड़े हो गए. एंड ऑफर्ड, और क्या किसका ऑफर था, 80 करोड़ ऑफ लैंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 80 लैंडलेस. उसने कहा कि जो मेरी 80 एकड़ जो जमीन है ना, उसको आप किसे मार दो, डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द 80 लैंडलेस. जो 80 जो लोग हैं लैंडलेस है, भूमिहीन है, उनको मेरी 80 एकड़ जमीन को बांट दो. अर्थात एक एक व्यक्ति को 1-1 करोड़ 1-1 एकड़ जमीन को दे दीजिए. विलेजर दिस एक्ट वाज नॉन एज द भूदान. तो इसी जो दान है ना, इतने बड़े दान को, किसके, श्री रामचंद्र रेड्डी के इस दान को ही हम भूदान के नाम से जानते हैं. भूमन होती है मिट्टी जमीन, उसके दान को मानते हैं. लेटर ही ट्रेवल्स, फिर उसके बाद में पैदल यात्रा करता रहा. कौन, विनोबा भावे. लेटर ही ट्रेवल एंड द इंट्रोड्यूस ही द आइडियाज वाइडली ऑल ओवर इंडिया. कहना अपने अपना जो आइडिया था, विचार था, वे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर वे फैलाता रहा. सम जमींदार ना ऑनर्स ऑफ द मैनी विलेजर्स ऑफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन सम विलेज अमॉन्ग द लैंडलेस.
कि कुछ जो जमींदार थे जो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले थे, तो उसने भी सोचा कि हमें भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, तो गाँव को उसने बांट दिया। क्या है कि कुछ जमींदार जो बहुत ही पैसे वाले थे, उसने जो बहुत बड़े बड़े गांव के मालिक थे, उसने उसको गांव दे दिए, है ना। डिस्ट्रीब्यूट द सम विलेज अमॉन्ग द लैंडलेस, कि भूमिहीन लोगों के बीच में कुछ गांव को दे दिया। इट वॉज नॉन एज अ ग्राम दान, और ये किस नाम से जाना जाता, इसलिए इसको ग्राम दान, दान यानी गांव का दान दे दिया। हाउ वेयर मैनी लैंड ऑनर चूज द प्रोवाइड सम पार्ट ऑफ देयर लैंड, और बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास में ज़मीन बहुत अधिक थी, तो वे भी चाहते हैं कि अगर हमारी ज़मीन, देखिए अगर कहीं चली जाएगी, जैसे जैसे बता रहा है इसमें, द पुअर फार्मर द पुअर फार्मर्स ड्यू टू द फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट, यानी उस समय एक गवर्नमेंट का एक एक्ट चल रहा था कि जमीन का आधिपत्य करना, तो इसलिए जो बड़े बड़े किसान जमींदार थे भी चाहते थे कि भाई हमारी जमीन कभी गवर्नमेंट सीलिंग नहीं कर दे, तो सीलिंग करने से तो अच्छा है कि जो लैंडलेस लोग हैं उनमें हमें दान दे देते हैं भूमि को। तो दिस भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनेटेड बाय द विनोबा भावे इज आल्सो नॉन एज द ब्लड लेस रिवोल्यूशन, अर्थात इस प्रकार से जो व्यक्ति, जो जमींदार, जो बहुत बड़े बड़े जमीन के मालिक थे, उन्हें सोचा कि हमारी जमीन सीलिंग एक्ट में चली जाएगी, तो इसलिए भी उसने जमीन को अपना गांव के लोगों को दान कर दिया। और इस प्रकार से ये जो क्रांति हुई थी, रिवोल्यूशन, इसको हम ब्लड लेस रिवोल्यूशन कहते हैं, रक्त रहित क्रांति। ब्लड लेस, रक्त रहित, यानी इसमें किसी प्रकार का खून नहीं हुआ, कि जमींदारों ने, पैसे वाले व्यक्ति ने लैंडलेस व्यक्तियों को, पुअर फार्मरों को, ग्रामीण वालों को अपनी जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। ये था भूदान ग्राम दान। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। अब देखिए इसमें क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है, माने कितना योगदान है, किसके लिए, टू द नेशनल इकोनॉमी, कि हमारी जो राष्ट्रीय आय है या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें एग्रीकल्चर का कितना योगदान है। एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, और उसके साथ साथ रोजगार और उत्पादन, अर्थात रोजगार और उत्पादन में कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का क्या योगदान है। देखिए, एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये सबको पता है, एग्रीकल्चर हमारे अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी है। नाउ इट्स शेयर इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, हैज रजिस्टर्ड ए डिक्लाइन ट्रेंड फ्रॉम द 1951 द onward, yet its share in providing the employment and the livelihood to the population continues to be as high as 63% in 2001। इसका है कि जो कृषि, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में, सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, में कृषि का योगदान 1951 से लगातार, यानी कि लगातार घट रहा है। 2001 के अंदर हम देखते हैं, एक में तो देश के लगभग 63% जनसंख्या है ना, उसको रोजगार और आजीविका का साधन बना है एग्रीकल्चर। अब देखिए, द डिक्लाइन शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर इन द जीडीपी इज ए मैटर ऑफ द सीरियस कंसर्न, बिकॉज एनी डिक्लाइन एंड द स्टेजेनिक इन द एग्रीकल्चर विल लीड टू ए डिक्लाइन इन अदर sphere of the economic having wide implication of society। अब ये कह रहा है कि कृषि का जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो कृषि संबंधी जो जीडीपी है में घटता जो अंश है ना, बड़ी एक गंभीर चिंता का कारण है, कि अगर ऐसे हम जीडीपी घटती रही कृषि का तो बड़ी चिंता होगी, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र में गिरावट जरूर लाएगी। इसलिए जो समाज के लिए क्या है कि बहुत ही एक कठिन कार्य है। कंसिडरेशन द इम्पोर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड द
the concerted effort to the modernize the agriculture established of the Indian Council of Agriculture Research ICAR Agriculture University Veterinary Services and the Animal Breeding Center Horticulture Development of Research and Development in the field of the meteorology and the weather, forest, the forecast, etc., were given the priority for the improving Indian agriculture. Apart from this, improving the rural infrastructure was also considered essential for the same. जब इस प्रकार से हमारी एग्रीकल्चर का जीडीपी प्रतिदिन आए दिन घट रहा था तो बड़ी चिंता का विषय था। इसलिए कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसका जो मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण करने के लिए एक बहुत ही एफर्ट किया, यानी प्रयास किया। जैसे भारतीय कृषि में कुछ सुधार किए, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान बनाया है ना, आप जैसे कहते हैं स्टेब्लिश ऑफ द इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर, है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना की। रिसर्च ICAR एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी कृषि से संबंधित यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय खोले, वेटनरी पशुपालन से संबंधित सर्विस खोले, एनिमल ब्रीडिंग नए नए अच्छे पशु चिकित्सा के साथ में पशु प्रजनन केंद्र खोले, स्थापना बागवानी हॉर्टिकल्चर बागवानी का विकास किया और मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य किए कि ताकि जो फार्मर है उसको कहीं अधिक बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट इसमें बताया फ्रॉम, जैसे देखिए और इसे क्या इसमें हमारे उसके बेनिफिट्स रहते हैं, जैसे फ्रॉम द टेबल 4.1, जैसे 4.1 टेबल में दिखा गया है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस में जीडीपी। जैसे अगर मैं आपको टेबल कोई शो कराता हूँ, देखिए टेबल ये आपकी जो दी गई टेबल, जैसे टेबल 4.1 इंडिया ग्रोथ ऑफ जीडीपी, इंडिया की जो क्या जीडीपी रेट है, मेजर एक्शन इन परसेंट है सेक्टर, और इन 1980 और 91 है, 1992 और 2001 है, और 2002 और 2007 10th प्लान प्रोजेक्शन है। एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में और सर्विस में, और इसके बाद में जीडीपी। जैसे एग्रीकल्चर में 1980 और 91 में 3.6, 1992 और 2001 में 3.3 और 2002 और 7 में 4। ऐसे इंडस्ट्री में 7.1, 6.5 और 9.5, सर्विस में 6.7, 8.2 और 9.1। अगर जीडीपी देखते हैं तो इसमें देखते हैं हम 5.6, 6.4 और 8. तो ये हमारा एक जीडीपी का एक टेबल के माध्यम से इसको समझाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम द टेबल 4.1, जैसे हमारी जो टेबल दी गई है, इट इज द क्लियर दैट दो द जीडीपी ग्रोथ रेट इज द इंक्रीजिंग ओवर द ईयर, कि जो हमारी जीडीपी दे रहे हैं ना, तालिका 4.1 से स्पष्ट होता है कि पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है। इट इज नॉट द generating sufficient employment opportunity in the country. The growth rate in the agriculture is decelerating now, which is an the alarming situation. Today Indian farmer are the facing a big challenge, कि भारत का जो किसान है उसको एक बहुत बड़ी समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है from the international competition, अंतर्राष्ट्रीय जैसे मान लीजिए competition है, and our government is going ahead with the reduction in the public investment in the agriculture sector, कि जो हमारी गवर्नमेंट भी है ना, एग्रीकल्चर के बजाय में दूसरे क्षेत्र में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, पर्टिकुलरली इन इरिगेशन, जैसे यहाँ कम पैसे खर्च कर रही है, इरिगेशन, पावर, रूरल रोड्स, मार्केट्स, यानी इनमें कहीं ज़्यादा पैसे खर्च करती है ना। मशीनिज्म, सब्सिडी ऑन द फर्टिलाइजर इज द इंक्रीज लीडिंग टू द इंक्रीजिंग इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, यानी खेती से संबंधित जो कार्य हैं उसमें कम पैसे खर्च कर रही है, जैसे खाद वगैरह में सब्सिडी भी कम कर रही है। मोर एवर रिडक्शन इन द इम्पोर्टेंट ड्यूटीज ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैव द प्रोवाइड द डिटरमाइन टू द एग्रीकल्चर इन द कंट्री। फार्मर आर withdrawing their investment from the agriculture, causing of the downfall in the employment in agriculture. ये बात बता रहा है इसमें कि कृषि का जो महत्व है ना, ये धीरे धीरे कम होता रहा है, क्योंकि अगर हम तालिका 4.1 से देखते हैं
तो ये निश्चित स्पष्ट होता है कि पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि तो हुई है, परंतु इसे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कृषि के विकास दर है ना कम हो रही है, जो कि एक बड़ी है ना एक चिंता का विषय है। कैसा विषय? चिंता का विषय है। और वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिस्पर्धा है, जो इंटरनेशनल कंपटीशन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और एक बड़ी चैलेंजिंग है, बड़ी चुनौती का सामना है। कृषि सेक्टर में विशेष रूप से विशेष रूप से करना पड़ रहा है, और हमारी सरकार कृषि सेक्टर में विशेष रूप से सिंचाई जैसे इरिगेशन है, पावर है, ऊर्जा है, ग्रामीण रूरल एरिया की जो सड़कें हैं, मंडियों और यंत्रीकरण में सार्वजनिक पूंजी के निवेश को कम करती जा रही है। रासायनिक जो हमारे उर्वरक हैं, जो केमिकल जो फर्टिलाइजर है, पर सहकारिता और सब्सिडी कम करती जा रही है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयात पर घटाने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिससे कारण कृषि में रोजगार है ना, वे रोजगार कम हो रहे हैं। तो ये एक हमारा कारण बन रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई कृषि को हमें इम्प्रूवमेंट्स करना बहुत जरूरी है। अगर कृषि को गवर्नमेंट इतना ध्यान नहीं देगी तो निश्चित रूप से बेरोजगारी का सामना करना होगा। ये एक बात है। अब जैसे जिसमें क्वेश्चन है कि वाई आर फार्मर कमिटिंग सुसाइड इन द सेवरल स्टेट ऑफ द कंट्री। अब जैसे देश के अनेक राज्यों में किसान ना अपनी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? अब आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इंडियन जो एग्रीकल्चर है वे अब मोस्टली यानी कि मानसून के ऊपर डिपेंड होने लगी। उसके पास में ना पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पानी की मात्रा, पानी नहीं है कि अपने फार्मिंग के अंदर भी उसको इरिगेशन कर सकें। साथ में उसके ऊपर एक नया कर्जा हो जाता है कि आए दिन उसकी फसल नष्ट हो जाती है। तो नष्ट होने से उसको ना या तो जो मनी लैंडर्स है या बैंक है उसका ब्याज बढ़ जाता है, और दूसरी फसल फेल हो जाती है किसी कारण से, तो उस कर्ज को नहीं दे पाता, या तो अपनी ज़मीन को गिरवी रखता है या बेचता है, या फिर वे आत्महत्या कर रहा है। इसलिए इंडियन फार्मर नहीं चाहता कि उसका जो बेटा है ना एक फार्मर बने। इंडियन फार्मर का चाहता है कि उसका बेटा एक टीचर बने, वकील बने, एक IAS ऑफिसर बने, एक जज बने, यानी अच्छी एक ऑफिशियल लाइन में जाए। वह नहीं चाहता किसान कि इसका बेटा किसान बने। इसलिए इंडियन जो फार्मर है वे आए दिन अपने क्या कर रहा है? कमेंटिंग कर रहा है, सुसाइड कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि आए दिन कृषि की कोई श्योरिटी नहीं रही, उसके ऊपर आए दिन कर्ज बढ़ रहा है, उस कर्ज को वे सहन नहीं कर पाता, और इसलिए आवे अपने आप को कंट्रोल में नहीं कर वे आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट को किसानों के हित में देखते हुए कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए। अर्थात जो इन्वेस्टमेंट जो जैसे रोड के अंदर है, रोड के अंदर कोई इंडस्ट्रीज में है, उसके बजाय इंडियन फार्मर्स की एग्रीकल्चर के ऊपर भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे इरिगेशन में है, उसके एग्रीकल्चर इनपुट्स में है, उसके सीड्स में है ना, उसके इंश्योरेंस में है, उसकी फूड क्रॉप्स इंश्योरेंस में है। बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसका ताकि जिससे जो फार्मर्स है वे एक अच्छा क्या कह सकते हैं हम उसको बेनिफिट उठा सके। अब जैसे when a farmer have been the facing so many problem and land under the agriculture है ना, the decreasing can we think a alternative employment opportunity in the agriculture sector। हमारे किसान अनेक समस्या से जूझ रहे हैं और कृषि भूमि घट रही है, तो क्या हम रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल सोचना होगा कि रोजगार के अवसर घट रहे हैं, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है ना, आज कोई भी इंडियन फार्मर्स नहीं चाहता कि वे आगे भी फार्मरिंग करे, खेती करे, और नहीं अपने संतान को, अपने जनरेशन को चाहता। इसलिए निश्चित रूप से हमारे जो रोजगार है उसके अवसर घटेंगे। तो यही कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को किसानों के प्रति ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये था आज की वीडियो में हमारा भूदान आंदोलन और साथ में कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, कि हमारी कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था रोजगार और उत्पादन में क्या योगदान है। ये था आपकी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे मिलेंगे आपको अगले टॉपिक फूड सिक्योरिटी के साथ। ओके, थैंक यू।